ससुर जी, प्लीज इसे धीरे से खोलिए। अगर मेरी सास अभी जिंदा होती तो इस सदमे से उनकी जान ही चली गई होती। मैंने उनसे बार बार मिन्नतें की, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी एक न सुनी। उस दिन उन्होंने बस वही किया जो उनका मन चाहा। ये सब कैसे हुआ, मैं आपको सब बताऊंगी। मेरा नाम लैला है, मैं 24 साल की हूँ। मेरे ससुर और मैं अभी चेन्नई के एक होटल में रह रहे हैं। मेरी सास 1 साल पहले बीमार पड़ी और गुजर गईं। उनकी मौत के बाद मेरे ससुर गहरे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने अपने सारे रोजमर्रा के काम काज छोड़ दिए और ज्यादातर समय घर पर चुपचाप बैठे बिताते थे। मेरे पति की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से एक विधवा के तौर पर मैं अपने ससुर के साथ रह रही हूँ। घर गृहस्थी चलाने का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैं काम पर जाने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती थी। मेरी जिंदगी में अब कोई और नहीं बचा था। मेरे पति जा चुके थे, मेरे माता पिता भी नहीं हैं और अब मेरी सास भी नहीं रही। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन आखिरकार उसने भी मुझे छोड़ दिया। उस घटना के बाद मेरा दिल के मामलों से यानी प्यार से ही भरोसा उठ गया था। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। मेरे ससुर का दुख देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं उन्हें फिर से वैसा ही खुशमिजाज और जिंदादिल देखना चाहती थी जैसे वे पहले हुआ करते थे। पहले वे अपने दोस्तों से मिलते जुलते थे और उनके साथ गपशप करते हुए समय बिताते थे। लेकिन सास की मौत के बाद उन्होंने बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ज्यादा से ज्यादा वे सब्जी खरीदने के लिए गली के नुक्कड़ तक चले जाते थे। बाकी समय वे बस बैठे बैठे टेलीविजन देखते रहते थे। क्राइम ड्रामा उनके पसंदीदा शो थे। जब भी मैं काम से घर लौटती तो उन्हें वही देखते हुए पाती थी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर एपिसोड में किसी न किसी जवान लड़की के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, क्या मैं उन्हें फिर से वैसा ही बना पाऊंगी जैसे वे पहले थे? क्या उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लाने का कोई तरीका था? एक रात सुबह के लगभग 2 बजे थे, मैं पानी का एक गिलास लेने के लिए उठी। मेरे ससुर दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में सोते थे। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थी। तभी मुझे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। पूरे घर में घुप अंधेरा था। मैं एकदम से चौंक गई। अगर मैं सीधे ऊपर चली जाती तो मेरे ससुर या तो जाग जाते या फिर घबरा जाते। इसलिए मैं धीरे धीरे और चुपचाप ऊपर गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया और अंदर झांका। मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। मेरे ससुर के मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जल रही थी। उन्होंने एक हाथ में अपना छोटा सा पपी कुत्ते का बच्चा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में फोन। वह फोन पर कोई वीडियो देख रहे थे और साथ ही पपी को इधर उधर घुमा रहे थे। शायद ठीक उसी पल बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। फिर भी उन्हें उसके गिरने की आवाज तक सुनाई नहीं दी। वो इतने ज्यादा मग्न थे कि उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। वीडियो देखते देखते मेरे ससुर पप्पू के सिर पर तेल की मालिश कर रहे थे। पप्पू तो जैसे मस्ती करने के लिए तैयार बैठा था। सच कहूँ तो मुझे उसी वक्त चुपचाप वहाँ से खिसक जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसा करते देखना मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसलिए मैं वहीं खड़ी रही बिना कोई आवाज किए और उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने और जोर शोर से मालिश करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर अलग अलग तरह के हाव भाव साफ दिखाई दे रहे थे। फिर एक पल बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अचानक पप्पू ने उल्टी कर दी, जैसे किसी पाइप से पानी का फव्वारा फूट पड़ा हो। उल्टी करने के बाद पप्पू शांत हो गया। उन्होंने अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख दिया और लेट गए। मैं धीरे धीरे पीछे हटी और अपने कमरे में लौट आई। नीचे जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया था, उसे देखते हुए मुझे मुश्किल से ही यकीन हो रहा था कि मेरे ससुर ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है।
इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। मेरे ससुर भी तो एक पुरुष हैं, और अगर कोई पुरुष अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है तो इसमें गलत ही क्या है। ये यकीनन किसी महिला को परेशान करने से तो कहीं बेहतर है, मैंने सोचा। ऐसा करते हुए उन्हें अब 1.5 साल हो चुका है। असल में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने सोचा। तो इसमें क्या हर्ज है, मैंने खुद से पूछा। अब जब उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है तो उन्हें पप्पू पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। आखिर वह और कर भी क्या सकते हैं। जैसे जैसे मैं इन बातों पर सोच विचार कर रही थी, मेरे मन में एक खास सवाल कौंधा, इसका और क्या हल हो सकता है। अचानक मैंने देखा कि मेरे ससुर अपने फोन पर कुछ देखते हुए बेहद खुश लग रहे थे। मैंने उन्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसी पल मुझे पक्का यकीन हो गया, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरे ससुर को असल में किस चीज की जरूरत थी। यही वह एक चीज थी जो उनकी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकती थी। मैंने काफी देर तक इस बात पर सोचा कि मैं उन्हें खुश कैसे कर सकती हूँ। मुझे कोई हल ही नहीं सूझ रहा था। मुझे लगा कि अगर कोई उनकी जिंदगी में आ जाए तो वह खुशी से झूम उठेंगे। इन्हीं बातों को सोचते सोचते आखिरकार मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरे ससुर नहाने गए हुए थे तब मैं नाश्ता बना रही थी। अचानक पिछली रात का वह नज़ारा मेरी आंखों के सामने फिर से घूम गया और मैंने तय किया कि मैं उनके मोबाइल फोन पर देखे गए वीडियो देखूंगी। सुबह का समय था, वो बाथरूम में थे और मैं रसोई में चाय बना रही थी। फिर भी मेरे विचार बार बार पिछली रात के उस नज़ारे पर ही अटके हुए थे। मैं अब उनकी तन्हाई को सचमुच समझने लगी थी। जब कोई औरत अकेली होती है तो हर कोई उसके दुख को पहचानता और समझता है, लेकिन जब कोई मर्द अकेला होता है तो उससे सिर्फ मजबूत बने रहने की ही उम्मीद की जाती है। कोई भी उससे यह नहीं पूछता कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा है। चुपके से मैंने अपने ससुर का मोबाइल फोन उठा लिया। फोन अनलॉक था। मैंने उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री खोली और कुछ वीडियो देखे। उनमें से कुछ वीडियो वैसे ही थे जैसे उन्होंने पिछली रात देखे थे, हालांकि कोई भी बिल्कुल वैसा ही नहीं था। उनमें से हर एक वीडियो बेहद जज्बाती था। मैं हैरान रह गई। शायद वह सिर्फ जिस्मानी जुड़ाव ही नहीं बल्कि एक जज्बाती जुड़ाव भी तलाश रहे थे। उसी दिन पहली बार मैंने खुद अपने हाथों से उनके लिए दोपहर का खाना बनाया और उसमें थोड़ा ज्यादा प्यार और अपनापन घोल दिया। जब मैंने उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। काफी समय बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में रोशनी की एक हल्की सी झलक देखी। लैला, उसने कहा, तुम खुद पर बहुत ज्यादा जोर डालती हो। तुम्हें सचमुच थोड़ा आराम करना चाहिए। उन्होंने कुछ कहा और मैं मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करती हूँ वो मुझे कभी बोझ जैसा नहीं लगता। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। शायद उनके मन में भी कुछ चल रहा था। उस रात मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उन्हें फिर से जीने की कोई वजह दे सकती हूँ, और क्या मैं ही वह वजह बन सकती हूँ। इन्हीं सवालों के भंवर में उलझी हुई मैं उस रात सो गई। अगली सुबह मैं रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन मेरे विचार ऊपर वाले कमरे में ही अटके हुए थे। मेरे ससुर नहाने गए थे और अपना मोबाइल फोन नीचे मेज पर ही छोड़ गए थे। मेरे सीने में दिल जोरों से धड़क रहा था, फिर भी मेरा हाथ अपने आप ही फोन की तरफ बढ़ गया। फोन अनलॉक था। मैं सीधे वीडियो प्लेयर में गई, जहां मुझे कुछ वीडियो के नाम दिखे। रोमांटिक, कहानी, ससुर, बहू, प्यार, पिता, बेटी, किस्सा। तारांकन मेरी सांस गले में ही अटक गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर कोई भारी चीज रख दी हो। लेकिन फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये जबरदस्ती या दबाव वाले दृश्य नहीं थे। इन वीडियो में महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाया गया था, उनमें सहमति ली गई थी और उसका आदर किया गया था। मेरे ससुर ये क्लिप सिर्फ अपनी अंदरूनी भावनाओं को समझने के लिए देख रहे थे, वासना या हवस के लिए नहीं। मैंने फोन नीचे रख दिया, लेकिन अब मेरा मन सवालों से भरा हुआ था। क्या उन्होंने मुझ में भी वही गुण देखने शुरू कर दिए थे?
क्या वे खुद को एक महिला के रूप में देखने लगे थे? और सबसे गहरा सवाल, क्या मेरे मन में भी उनके लिए कुछ भावनाएं जागने लगी थीं? उस शाम काम से घर लौटने पर मैंने देखा कि मेरे ससुर हमेशा की तरह टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे। मैं उनके पास गई और धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। क्या आज आपने कुछ खाया? उनके चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म लग रहा है। क्या सब ठीक है? पहली बार मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वे कुछ परेशान से लग रहे थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। कल रात मैंने आपको ऊपर देखा था, फिर हमारे बीच पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने उन्हें रोक दिया। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनमें मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं थी। धीरे से उनका हाथ थामते हुए मैंने कहा, आप एक इंसान हैं और इंसानों की जरूरतें होती हैं। मैं समझती हूँ ससुर जी, और शायद इस मामले में मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने ये सब यहीं अपने अंदर महसूस किया। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, हम दोनों अकेले हैं। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? वे एक पल के लिए चुप हो गए। फिर बहुत धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। लोग क्या कहेंगे? उनकी उंगलियों को और मजबूती से थामते हुए मैंने जवाब दिया, हमारी जिंदगी दूसरों के जीने के लिए नहीं है, इसे जीना तो हमारा काम है। उस शाम जब मैंने उनका हाथ थामना चाहा, तो उन्होंने अपना हाथ झटककर पीछे नहीं खींचा, बल्कि वे कुछ पलों के लिए रुक गए। उनकी हथेली की गर्माहट मेरी उंगलियों से बहुत कुछ कह रही थी। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, फिर भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मैंने नर्म आवाज में पूछा, मुझे सच बताइए, उस दिन जब आपने मुझे पहली बार साड़ी में देखा था, क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। फिर बहुत धीरे से उन्होंने जवाब दिया, मैंने खुद को रोक लिया था क्योंकि तुम मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उनका चेहरा थाम लिया। अब मैं सिर्फ किसी की विधवा बनकर नहीं रहना चाहती। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं एक औरत हूँ और अब मैं और अकेली नहीं रहना चाहती। उन्होंने मेरी आंखों में झांका, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, शायद इजाजत, शायद माफी। आगे झुककर मैंने उनका हाथ अपने पेट पर रख दिया। अब यहाँ कोई बोझ नहीं है। इस पल से जो कुछ भी होगा वह मेरी अपनी मर्जी से होगा। उन्हें लैला नाम कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें एक बार फिर रोक दिया। अब सिर्फ आप नहीं हैं, अब तो बस हम दोनों हैं। पहली बार उन्हें गले लगाते हुए मैंने अपने दिल का सारा भारी बोझ हल्का कर लिया। रात के 11 बजे घर की बत्तियां बुझा दी गईं। हम दोनों अपने अपने कमरों में चुपचाप बैठे रहे। फिर भी न उन्हें नींद आई और न ही मुझे। थोड़ी देर बाद मुझे ऊपर वाले कमरे से उनके कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला नहीं, बस एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। वो वहीं खड़े थे, सफेद कुर्ता पहने, नंगे पैर। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने आए हों, लेकिन रास्ते में ही अपने शब्द भूल गए हों। बिना कोई सवाल पूछे मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। कमरे के अंदर एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही थी। धीमी आवाज में मैंने पूछा, क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय बना दूं? उन्होंने जवाब दिया, आज रात मुझे कुछ ज्यादा गर्माहट चाहिए, कुछ ज्यादा अपनापन। बिना कुछ कहे मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर की ओर ले गई। उनके हाथ कांप रहे थे। डरो मत, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम सचमुच जियो, सिर्फ अपने लिए। मैंने धीरे से उनके चेहरे पर हाथ फेरा। उम्र की वजह से बनी उन झुर्रियों में मैं अकेलेपन, पछतावे और एक छिपी हुई उम्मीद के दर्द का मेल महसूस कर सकती थी। मैंने उन्हें अपने पास बुलाया। पहली बार हमारी सांसें आपस में मिली और हमने एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। फिर वह बोले, लैला, अगर पप्पू राजी न हुआ तो
अपनी आंखें बंद करते हुए मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है। मेरे ससुर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, फिर भी उनके हाथों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। धीरे धीरे पप्पू का खुद पर से काबू हटने लगा। फिर भी उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। उसकी छाती की गहराई में तन्हाई की एक कहानी दबी हुई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। वह कांप उठा। एक नर्म आवाज में मैंने फुसफुसाया, तुम कांप रहे हो। धीरे से मेरा हाथ थामते हुए उसने पूछा, तुम्हारे पास आना कोई गुनाह तो नहीं है ना? उसकी आंखों में देखते हुए मैंने जवाब दिया, अगर 7 जानलेवा गुनाह होते हैं तो हाँ, यह उनमें से एक है। हर रात मैं यही सब उसके साथ करना चाहती थी। सुबह के 4:30 बजे पप्पू और मुन्नी का ये सिलसिला बिना रुके चलता रहा। उनका ये खेल बहुत ही शानदार था। खेल खत्म होता और फिर से शुरू हो जाता। पप्पू मुस्कुराया और बोला, हमने एक दूसरे में अपना ही वो हिस्सा पा लिया है जो हमने कहीं अपने ही अंदर खो दिया था। फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए हमने बस इतना कहा, अब हम अधूरे नहीं हैं। अब हम बस हम हैं। बाहर की दुनिया वैसे ही रही, वही पुरानी बातें की लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनके कमरे के अंदर एक नई सुबह हो चुकी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां रिश्तों को किसी नाम की जरूरत नहीं थी, बस सच्ची भावनाओं की जरूरत थी। कभी कभी रिश्ते समाज नहीं बल्कि जरूरत की शिद्दत से बनते हैं और उन्हें अपना मुकाम किसी नाम में नहीं बल्कि एक छूने भर से मिल जाता है। अगर मेरी कहानी ने आपके अंदर भी कुछ हलचल मचाई है तो बस चुपचाप मुझे घूरते मत रहिए। इसे लाइक कीजिए, एक जोशीला प्यार भरा संदेश भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए जैसे आप मुझसे जुड़ना चाहते हो। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।